Hello everyone. In today's class, we are going to discuss the distribution of oceans and continent. Here, we are learning some basic concepts and theories so we get an idea of how continents and oceans are formed. Okay, so let's discuss. First thing, continental drift theory. देखिए, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझना हो। मान लीजिए ये एक प्लेनेट है, ये ए लोकेशन के ऊपर है, कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स की वजह से इसकी पोजीशन यहाँ हो गई, ये मूव कर गया यहाँ पर, इसका ड्रिफ्ट होगा, ये इस जगह से ड्रिफ्ट होगा, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इस जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो सबसे पहले दो साइंटिस्ट उन्होंने दी। एक था अब्राहम ऑर्टेलियस, सेकंड एंटोनियो पैलेजर्नी। पर इन्होंने ये पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी, पर इन्होंने एक ऐसी थ्योरी नहीं दी जिसके ऊपर उस टाइम के जो जोग्राफर एंड साइंटिस्ट थे वो बिलीव कर सकें। तो ये सिर्फ एक बोलते हैं ना कि एक ब्लैंक पेपर थ्योरी थी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो 1912 के अंदर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हुए एल्फ्रेड वेगनर, उन्हें डिटेल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है कि भाई क्या है, कैसे है, किस तरह वर्क करता है, क्या एविडेंसीज है, क्या फोर्स है इसके पीछे। तो देखिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हाइपोथेसिस दी गई ना एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा वो समझते हैं। उसने बोला एक सुपर कॉन्टिनेंट, ये सुपर कॉन्टिनेंट है जो इसमें मैंने जो वाइट कलर में जो बनाया वो है सुपर कॉन्टिनेंट। मतलब जो आज सारे कॉन्टिनेंट हैं वो सारे पहले एक थे, ठीक है, वो सारे, उसको बोला सुपर कॉन्टिनेंट। तो इसने इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया पैंजिया, ठीक है। अब इस पैंजिया के सराउंडिंग में वो एक वाटर बॉडी थी, एक तरह का ओशन था, और उसको उसने बोला ये है पैंथालासा, ठीक है। मतलब सब कॉन्टिनेंट थे वो सब एक जगह पे, ये एक जगह पर थे, उन्होंने उसने नाम दिया पैंजिया। और सराउंडिंग में जो आज जितने ओशन है वो इस तरह से इसके सराउंडिंग में थे, उसको उसने बोला पैंथालासा। होता क्या है, कुछ फोर्स वर्क करते हैं और उन फोर्स की वजह से कुछ मूवमेंट होती है और ये पैंजिया स्प्लिट हो जाता है। ऐसे अर्थ है कि अंदर जो कॉन्टिनेंट बन रहे थे, अंदर जो बन रहे हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। और वो किस चीज़ में स्प्लिट होते हैं, एक बनता है लॉरेशिया और एक बनता है गोंडवाना। जो लॉरेशिया पार्ट है वो नॉर्थन पार्ट है और गोंडवाना वो साउथर्न पार्ट है। और ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चलती रहती है और लास्ट में क्या होता है, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियंस है वो हमें मिलते हैं, जो हम आज देखते हैं हमारे चारों तरफ जो हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, अलग अलग ओशियंस हैं, वो हमें मिल जाते हैं। ये उसने हाइपोथेसिस दी एल्फ्रेड वेगनर ने। अब चलिए, उसने अपनी इस थ्योरी के स्पॉट में कुछ एविडेंसेस भी दिए कि ये कैसे हो रहा। पहला एविडेंस उसने दिया जिगसा फिट ऑफ कॉन्टिनेंट, कि जो कॉन्टिनेंट है ना, अगर हम उनको जोड़े ना सारों को, इनको, तो ये सारे के सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। मतलब अब तो सब अलग अलग है, ठीक है, कोई ऐसे है कोई ऐसे है। तो उसने बोला कि अगर हम इनको जोड़ने लगे ना तो ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, इस तरह बोला उसने। तो जो उस टाइम के जोग्राफर थे उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि आप ऐसे बोल रहे हो, पर इतने साल में इरोजनल एक्टिविटी भी वर्क कर रही है ना, बहुत से टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हुई ना, तो आपका ये लॉजिक तो गलत है इस तरह से। तो 1964 में एक जोग्राफर होते हैं बुलार्ड नाम के, उन्होंने क्या किया, अटलांटिक मार्जिन थे ना उसके नीचे की साइड लोअर डेप्थ में मैपिंग की और उन्होंने पाया कि लोअर डेप्थ में जहाँ इरोजनल एक्टिविटी और का इम्पैक्ट बहुत मिनिमल या नहीं होता वहाँ से, कि ये जो भी कॉन्टिनेंट है ना, स्पेशली उसने किया अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, वो बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं, जिक्सा फिट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो उसने ये एविडेंस दिया और जो बाद में जाके प्रूव भी हुआ, ठीक है। दूसरा उसने बोला रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, कि इधर देखते हैं और इधर देखते हैं तो इधर भी रॉक टाइप सेम है, इधर भी रॉक टाइप है। दूसरा एविडेंस उसने ये दिया। और तीसरा उसने दिया टिलाइट का। अब सबसे पहले टिलाइट क्या होता है दिमाग में आएगा, देखिए, इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर। मतलब ये ग्लेशियर है, अब
इसका डेनुडेशन होगा, डेनुडेशन मतलब इसका डेनुडेशन होगा, कुछ इससे टूटेंगे और ये नीचे गिरेंगे और इनसे जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी कॉम्पैक्शन से वो बनेगी। तो उसने बोला कि गोंडवाना में 6 लैंडस्केप, डिफरेंट लैंडस्केप है ना, उनके बेस सिस्टम है ना, वहाँ थिक टिलाइट मिला है। और वो थिक टिलाइट कब मिल सकता है? जब ग्लेशिएशन हुआ होगा। टिलाइट मतलब तो वही था, सेडिमेंट्री रॉक का कॉम्पैक्शन ग्लेशियर से बनी है। वो कब होगा? तब यहाँ पर पहले ग्लेशिएशन हुआ होगा। तो उसने पाया कि ये सेम ग्लेशिएशन अफ्रीका और फोकलैंड में सेम, अफ्रीका तो इस साइड है और फोकलैंड एक आइलैंड है जो साउथ अमेरिका के नीचे है, ठीक है। तो पाए यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, ये टिलाइट मिल रहे हैं। तो एक प्रूफ और एक एविडेंस उसने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के स्पॉट में दिया। और नेक्स्ट क्या? उसने बोला प्लेसर डिपॉजिट दिए। देखिए प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं पहले देखिए समझिए। आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी या देखिएगा, आप पाएंगे कि कुछ जगह के ऊपर लोग रिवर के जो सैंड ग्रेवल को इकट्ठा करते हैं, जो 20 kg, 10 kg और 5 kg, उसके अंदर वो लोग क्या पाते हैं? 1 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम उसमें गोल्ड मिलता है। वो मैनुअली कुछ चीज़ निकालते हैं उसको, ठीक है। तो एक्चुअली प्लेसर डिपॉजिट क्या समझिए, ये कोई रॉक सोर्स, ये रॉक है। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि यहाँ से एक इसके जो वैल्यूएबल मिनरल्स गोल्ड है ये अलग हो जाएंगे और किसी स्ट्रीम के फ्लो के थ्रू, एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है यहाँ से, जैसे इसके पास से स्टॉक से, और ये लोग ये यहाँ पर आकर या यहाँ पे आके कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, मतलब या कॉम्पैक्शन सेडिमेंट्री प्रोसेस के थ्रू यहाँ कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ कि उसने देखा जो घाना कोस्ट है ना, वहाँ पे उसको कुछ प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड मिल रहे हैं। घाना कोस्ट अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड कोस्ट, आइवरी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो देखता है कि चलो यहाँ मिल रहे हैं, पर दिक्कत क्या है, यहाँ सोर्स रोक नहीं है कि भाई ये सोर्स रोक तो नहीं चाहिए ना यहाँ पर कि भाई अगर यहाँ गोल्ड मिला है तो यहाँ सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू ये आए हैं। पर वो देखता है कि ये गोल्ड बियरिंग वेन्स ब्राज़ील में है, उसको ब्राज़ील में मिलती हैं। तो इसका मतलब पहले एक पार्ट हुए होंगे और उस सोर्स रोक से ये चीज़ फ्लो करके यहाँ तक आई होगी। तो एक एविडेंस उसने प्लेसर डिपॉजिट का दिया। नेक्स्ट एविडेंस उसने जो बताया वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, कि आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द लैंड और इन फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ मैराइन बैरियर। मतलब इधर और इधर जो प्लांट और एनिमल मिल रहे हैं वो सेम स्पीशीज है, आइडेंटिकल स्पीशीज है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई स्पीशीज इस पूरे ओशन को स्विम करके आ जाए, इतने बड़े ओशन को। उस टाइम पे ऐसा प्रूफ कुछ लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट में दिया था, पर ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता है भाई, इतने वाटर बॉडी को क्रॉस करना किसी भी स्पीशीज के लिए इतना ईजी हो सकता है, और वो भी इतने ज़्यादा स्पीशीज के लिए। तो उसने एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया, मीसोसॉरस एक स्मॉल रेप्टाइल था, वो साउथ अफ्रीका में मिलता है और ब्राज़ील में मिलता है। इससे शो हो रहा था कि पहले ये सब कॉन्टिनेंट एक थे। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब उससे पूछा गया चलो आपने थ्योरी दे दी, अब ये बता दीजिए हमें फोर्स को ड्रिफ्टिंग क्या है, किस तरह से कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए भैया। तो उसने 2 फोर्स बताए, पॉल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। देखिए पॉल फ्लिंग फोर्स में उसने क्या बोला, अर्थ रोटेट कर रही है, ये हम सबको पता है, और अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमें पता है, और इसके बल्ज है इक्वेटर पे, ये भी पता। तो उसने बोला जो ये बल्ज है ना, इस बल्जिंग की वजह से स्ट्रेचिंग हो रही है ना, जो ये एक्सटर्नल मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे मूवमेंट इतनी हो गई कि इसने सारे कॉन्टिनेंट को अलग कर दिया। पहला प्रूफ उसने दिया। सेकंड प्रूफ के बारे में, सेकंड फोर्स उसने बोला टाइडल फोर्स। क्या? सन, मून और अर्थ के भी जो टाइडल फोर्स लगता है ना, उससे स्ट्रेचिंग और स्क्वेजिंग हो रही है ना, और वो मिलियन बिलियन ईयर में वर्क करती रही और ये सारे कॉन्टिनेंट अलग हो गए। बस उसने यही गलती कर दी, क्योंकि ये फोर्स इतने इफेक्टिव नहीं है कि अर्थ के जो कॉन्टिनेंट जो आज हैं, जो ओशियंस की पोजीशन है, वो इस पोजीशन में ला सके, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग फोर्स नहीं है और इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ सकता कि अर्थ एक जगह, एक पार्ट से 7 पार्ट में डिवाइड हो जाए और उनकी लोकेशन दूर दूर चली जाए। बस यहीं पे इसकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, यही इसकी ड्रॉबैक थी और उसको क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया गया था। चलिए भैया नेक्स्ट देखिए।
हाँ ये देखिए डायग्राम देखिए, पहले सब एक थे, ठीक है, देखिए जिग्जा फिट भी है, ये है पैंजिया, ये वाटर बॉडी थी, फिर ये टूट के लॉरेशिया और गोंडवाना, ये समझाने के लिए होता है, ये अलग हो गया था थोड़ा, इसमें गैप है, इसे समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया है। तो एग्जाम में कभी कभी पार्ट पूछ लिया जाता है, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, राइट। इंडिया के साथ कौन कौन पार्ट थे, साउथ अमेरिका पार्ट था, अफ्रीका पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया पार्ट था, अंटार्कटिका, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना एंड इंडिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्मॉल सुपर कॉन्टिनेंट इज हॉल इज, ठीक है। तो इसकी हम बात करें, लॉरेशिया में कौन कौन से थे, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, लॉरेशिया इज नॉर्थन पार्ट, गोंडवाना इज साउथर्न पार्ट। और जो मूवमेंट होती है देखिए, उसके बाद मूवमेंट हुई, अलग हुए दोनों, इंडिया की मूवमेंट इधर हुई ना, इस तरफ आया इंडिया, क्या नॉर्थन साइड में आया, ध्यान रखिए, इंडिया नॉर्थन साइड में आके तब आज की जो पोजीशन वो बनी। इसके बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले बात, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। इसने बोला कुछ कन्वेंशनल करंट और मेंटल में ऑपरेट हो रहे हैं, और ये करंट जनरेट कैसे हो रहे हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थ के अंदर, ये सब पता होना चाहिए आपको, अर्थ के अंदर बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और जिससे करंट थर्मल डिफरेंस होता है, इससे ये करंट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये करंट यहाँ से आया, यहाँ पे आया, लावा के साथ आया, मैग्मा और लावा लेके आया, यहाँ पे आके इसने एक्युमुलेशन किया, और फिर ये इधर आया, और फिर ये इधर चला गया। इधर क्यों, कुछ ट्रेंचेज होती हैं, ध्यान रखिए, ट्रेंचेज बोले तो ट्रेंच होती है एक तरह के, एक डीप वैली होती है, मतलब जिसके अंदर ये देखिए यहाँ से लावा आया, मटेरियल आया, इधर आया, और इसमें जाके इधर चला गया, और फिर ये इधर फिर शिफ्ट हो गया फोर, तो एक करीब करंट बन गई है इस तरह की, ठीक है। और ये इधर भी और ये इधर भी, तो उसने बोला कि कुछ करंट होती है जो इस तरह से। अब एक बात बताइए, लगातार ऐसी करंट आ रही है अंदर से, और वो इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है, इस क्रस्ट को इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, और ये लगातार, उसने बोला कि ये कन्वेंशनल करंट मेंटल में जो प्लेट है उनको ड्रिफ्ट कर रही है, मूव कर रही है, धीरे धीरे ये मूवमेंट होती गई, और बिलियन और मिलियन ईयर्स में इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ा कि ये सारी प्लेटू अपनी पोजीशन से अलग हो गई, काफ़ी दूर चली गई, और इसी तरह कॉन्टिनेंट का जो अर्थ क्रस्ट पे कॉन्टिनेंट पूरे थे वो भी ड्रिफ्ट हो गए, अलग हो गए, यहाँ से कोई अलग हुआ, फिर यहाँ से, फिर इनकी मूवमेंट चेंज हो गई, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, मतलब इस तरह से। तो रीजन क्या है, सबसे रीजन क्या है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, इसका एक रीजन दिया गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस तरह से वर्क करती है, और यही बात की, इट हेल्प इन ड्राइविंग द फोर्स दैट रिजल्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये रीजन बाद में 1930 में दिया गया, तो लोगों ने माना हाँ वैगनर की थ्योरी में कुछ बात थी, पर बस उसने जो फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग बताया वो गलत था। एक्चुअल ड्रिफ्टिंग फोर्स क्या है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी है जो मेंटल में ऑपरेट होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अब कन्वेंशनल करंट थ्योरी और ओशन फ्लोर की बात कर लेते हैं। अब मानिए रीज इज द मोस्ट एक्टिव टर्म इन वॉल्केनिक इरप्शन, ये बात हमने पहले पढ़ी थी और फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ से, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो आगे बढ़ेंगे, इस तरह होती है, यहाँ से निकल लिया, मतलब लावा आया, यहाँ से लावा आया, ठीक है। अब यहाँ से रीज से आया, एक बार रीज मिड पार्ट में होती है ऑलमोस्ट, तो ये पार्ट लावा आया, तो यहाँ पे सबसे यंग आएगा, अंदर नीचे से आया तो सबसे यंग पार्ट आएगा। अब दोबारा फिर आया, तो जो यहाँ पे पहले आया इसको ये पुश करेगा, यहाँ पे डाल देगा, फिर तीसरी बार फिर आया, फिर ये इस पार्ट को यहाँ और इस पार्ट को यहाँ, तो ये तो सबसे पहले है, सबसे ओल्ड होता है, फिर आएगा, फिर आएगा, ऐसे चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब क्या देख रहे हैं, जो लगातार जो मिड पार्ट है वह यंग पार्ट आ रहा है नीचे से, मतलब वो जो लावा का मॉडर्न मटेरियल है, फिर वो इसको फिर इधर ओल्ड, फिर इधर और ओल्ड, फिर इधर और ओल्ड, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं कॉन्टिनेंट आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं ओशियन आ रहे हैं। इससे क्या आइडिया लग रहा है, जो ओशियन बेसिन वो यंग है, और जो कॉन्टिनेंटल बेसिन वो क्या है, वो ओल्ड है, ठीक है। एक्चुअली ओशियन बेसिन सिर्फ 200 मिलियन ईयर ओल्ड है बस, पूरा ओशियन बेसिन, और जो मिड का पार्ट हो सकता है वो करंटली यंग हो, अभी कोई नीचे से, मतलब बोलते हैं नीचे से कोई इरप्शन हुआ हो वो भी यंग हो, पर ओवरऑल बेसिन की बात करें ओशियन की, वो यंग है, और कॉन्टिनेंट सबसे ओल्ड है जितना दूर जाते जाएंगे। तो ओशियन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और कॉन्टिनेंट 3200 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अब देखिए ओशन फ्लोर है वो कैसा है, देखिए सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करते हैं।
पहली बात कॉन्टिनेंट मार्जिन क्या होता है, ये ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल सोर्स एंड डीप सी ओशन। कॉन्टिनेंटल सोर्स मतलब जहाँ पे हमें लगता है, जब हम देखते हैं विजुअलाइज करते हैं कि हाँ ये ओशन, ये कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे जैसे ये होता है ना, और ये वाटर के अंदर चला गया, जैसे वाटर या ओशन आ गया, इस पार्ट से विद डीप सी बेसिन, ठीक है, जो इसके बीच का एरिया है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या आता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी ट्रेंचेज। ट्रेंचेज मैंने पहले बताया था, वो ये एक तरह की ओशन में एक वैली टाइप होती है, ऐसे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी ऐसे, मतलब सेडिमेंट्स आए वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते चले गए ऐसे ऐसे, ये अलग अलग लोकेशन पे मिलती हैं, ठीक है। मेनली ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये कॉन्टिनेंट सेल्फ है। सेल्फ क्या होती है, ये एक्चुअली कॉन्टिनेंट ही है भैया, बस ये ओशन के अंदर मिलता है। अब सेल्फ, अब उसके बाद कॉन्टिनेंट से स्लोप ऐसे आई और फिर एकदम से नीचे इसका एंगल बढ़ गया, ग्रेडियंट बढ़ गया, और फिर थोड़ा सा ये कॉन्टिनेंट ये ऊपर उठता है, जो ये हिस्सा है उसे स्लोप बोलते हैं, और फिर या कुछ ट्रेंचेज मिलेंगी और फिर ये आगे चला जाए, ऐसे चला जाएगा। दूसरा एबिसल प्लेन, ये क्या है, ये वो एरिया है जहाँ कॉन्टिनेंट सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिट्स। मतलब यहाँ से जो सेडिमेंट आए, यहाँ से जो सेडिमेंट आए वो यहाँ पे ही तो एक्यूमुलेट होंगे, तो बस इसे ही हम एबिसल प्लेन बोलते हैं। ये और ये एबिसल प्लेन किसके बीच में थे, ओशियनिक रिज और ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है, इसके बीच में होता है, ठीक है। एबिसल प्लेन किसके बीच में था, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड ओशियन रिज के बीच में। थर्ड, मिड ओशियनिक रिज, एक्चुअली दीज आर इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन ओशन। ये एक तरह की माउंटेन चेन है और दीज आर लार्जेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ सरफेस। बाहर सरफेस पे हम देखते हैं कॉन्टिनेंट में वहाँ क्या है, हिमालय, एंडीज, इस तरह से हैं, ठीक है। वो अर्थ के ऊपर है और ओशियन में जिस तरह की इंटरकनेक्टेड चेन हो उसे हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज, और ये सबसे लार्जेस्ट माउंटेन चेन है अर्थ के सरफेस में। जैसे देखिए हमने बात की थी रिज की, ये रिज रहा, ये रिज रहा, ठीक है, रिज रहा। एबिसल प्लेन आपको पता चल गया, सेल पता चल गया, क्या स्लोप तो वही है, जो जिस तरह का मूवमेंट होते हैं, जैसे अप गया फिर नीचे गया फिर ऐसे ऊपर उठा, उसे वो है, ठीक है। ये ट्रेंचेज हमने बात की, देखिए एक तरह का एक ऐसा एरिया, जैसे ये रहा ट्रेंच है, ये यहाँ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसी भी सेडिमेंट का वगैरह का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी, ये समझिए बेस है, जो भी जियोमॉर्फोलॉजिक पार्ट हम पढ़ते हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं, वो इसका सबसे बेस थ्योरी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है। इन 1967 में मैकेंजी, पार्कर एंड मोरगा, इन तीन बंदों ने दी, कुछ लोग और भी इंक्लूड थे पर मेन क्या थे, मैकेंजी, पार्कर एंड मोरगा। सबसे पहले तो प्लेट टेक्टोनिक्स जानने से पहले, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, इट इज मैसिव इररेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज ऑफ ओशियनिक लिथोस्फीयर। मतलब ये तरह से ये कोई प्लेट है, इरेगुलर है, सॉलिड है, कंपोज ऑफ ओशियनिक लिथोस्फीयर। सबसे पहले लिथोस्फीयर आपको पता होगा क्या होता है, हमने बात की थी, वो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, और ओशियनिक लिथोस्फीयर होती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मान लिया पहले प्लेट टेक्टोनिक्स ये होती है, और ये तो बात ठीक आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स है। टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्री मतलब एक प्लेट है, ये एक प्लेट ये है, इनके बीच जो बाउंड्रियां हैं वो तीन तरह की हैं, कि किस तरह से इन प्लेट की मूवमेंट हो रही है, किस तरह के लैंडफॉर्म बन रहे हैं, उसके बेसिस पे तीन तरह की होती है। हाँ एक चीज़ सॉरी बताना भूल गया, प्लेट जो नेम है वो टर्म किया गया था J.T. विल्सन के थ्रू ने बताया था। अब तीन तरह की प्लेट बाउंड्री की हम यहाँ बात करने वाले हैं। पहली हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को बोला जाता है यहाँ क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी, और डाइवर्जेंट बाउंड्री को बोला जाता है क्रस्ट क्रिएटेड होगी या प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोला जाता है क्रस्ट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। ये तीन, इनके बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करते हैं सबसे पहले, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। जैसे एक प्लेट हुई है, एक प्लेट हुई है, और ये इधर आ रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, ये मिल रही है अलोंग ए मार्जिन। मार्जिन क्या है, जो ये एरिया है ना,
इसको मार्जिन बोलते हैं, जहाँ पे ये कन्वर्ज होंगी एक दूसरे के साथ। तो इसमें क्या होगा, जब ये एक दूसरे के बाउंड्री कन्वर्ज होंगी तो एक सबडक्ट हो जाएगी दूसरे के अंदर। देखिए किस तरह से, ऐसे आई एक प्लेट, एक ऐसे आई और ऐसे सबडक्ट हो गई, ठीक है। तो ये अब देखेंगे जब ये सबडक्ट होती है ना, जो क्रस्ट का ये पार्ट सबडक्ट हो गया, ये क्या होगा, मेंटल में लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हीट होगी नीचे, जो टेम्परेचर होगा उससे ये लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। इसलिए इस तरह के बाउंड्रीज को डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोला जाता है। समझिए कि वन प्लेट इज सबडक्टेड। तो फिर समझिए, ये पार्ट, ये पार्ट, ये है। अब ये जब कन्वर्ज हुआ इस तरफ आया तो ये पार्ट जो अंदर लगा मेंटल में तो लॉस्ट हो जाएगा ये मेल्ट के थ्रू। तो ये अलग यहाँ पे कुछ लैंड फॉर्म बन जाएंगे जो भी इनकी क्रैशिंग से होगा, कोलिजन से होगा, ठीक है। सबडक्टेड पार्ट तो लॉस्ट ही हो गया ना, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और यहाँ कुछ पार्ट डिस्ट्रक्ट हो गया तो इसका नाम है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। ये तीन तरह से काम करती है। पहला कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशियन ओशियन और ओशियन कॉन्टिनेंट। जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा तो वहाँ बनेगा फोल्ड माउंटेन लाइक हिमालयाज। जब ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस होगा तो वहाँ बनेगी आइलैंडिक आर्क, ठीक है। जब ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्ज होगा तो बनेंगे वोल्केनिक माउंटेन। हमें इतना ही जानना है इसके बारे में, ठीक है, कि भाई कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्ज होता तो क्या बन रहा है, फोल्ड माउंटेन। क्वेश्चन बोलते हैं फोल्ड माउंटेन किसकी फॉर्मेशन, किसके थ्रू फॉर्मेशन होते हैं, ऑप्शन दे देगा। आइलैंडिक आर्क कैसे फॉर्म होती हैं तो ऑप्शन दे देगा। वोल्केनिक माउंटेन मेनली किसके थ्रू बनते हैं, तो ओशियन कॉन्टिनेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसी के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज, इनका कन्वर्जेंस हुआ तो देयर इज नो सबडक्शन। क्यों, एक बात समझिए, मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, कॉन्टिनेंट सबसे लाइट होते हैं, कॉन्टिनेंट सबसे लाइट होते हैं, ओशियन होता है वो उससे ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। दो कॉन्टिनेंट लाइट है, क्यों होते हैं ये बात पहले बात कर चुके हैं। जो इनका जो मिनरल कंटेंट है, जिस तरह का जिसे फॉर्मेशन होता है उसके बेस पे ही तो किसी चीज़ की डेंसिटी का पता चलता है, कितना डेंस है, कितना लाइट है। अब ये क्या है, ये तो बहुत लाइट है दोनों के दोनों। अब देखिए, अब दो लाइट चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं तो ना तो ये नीचे जाएगा ना ये नीचे जाएगा, तो होगा क्या, इन दोनों में इंटेंस कॉलिजन और क्रैशिंग होगी और जिससे लीड टू फोल्ड माउंटेन्स। ये बात याद रखिएगा, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होती है तो देयर इज नो सबडक्शन, ओनली इंटेंस कॉलिजन एंड क्रैशिंग होता है दैट लीड टू फोल्ड माउंटेन। हाँ, कुछ माइनर चीज़ सबडक्ट होगी जो कि कॉलिजन के थ्रू कुछ चीज़ तो नीचे जाएगी, पर एक्चुअली वो नहीं बोल सकते कि वो सबडक्शन है। हाँ, कुछ पार्ट सबडक्ट हुआ लेकिन उसको कंप्लीट इस वे में नहीं बोले कि सबडक्ट हो गया। जैसे यार कोई भी चीज़ है तो वो एट मूवमेंट तो जैसे कुछ चीज़ें तो जो क्रश हो गया माइनर सा पार्ट, कुछ तो सबडक्शन जोन में जाएगा ना, पर एक्चुअली में देयर इज नो सबडक्शन। जो अगर हम पूरे चीज़ को समझेंगे सबडक्शन की थ्योरी क्या है, उसमें तो सीधा एक प्लेट है दूसरी प्लेट के अंदर नीचे चली गई, वो काम यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब एक चीज़ और हाँ एक चीज़ और, इनकी भी कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं थी। जैसे आप पाएंगे हिमालय में कोई वोल्केनिक एक्टिविटी टेक प्लेस नहीं करती, क्योंकि सबडक्शन जोन बनेगा, वीकनेस बनेगी और उस जोन के बीच में जो तब उसकी वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ मेनली होती हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ देखिए, जब ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्ज हो रही हैं तो ओशन क्रस्ट क्या हैवी है ये हमें पता है। तो ओशन क्रस्ट हैवी है तो क्या, जो चीज़ हैवी होगी वो सबडक्ट होगी, ये तो सबको पता है। तो ये ओशन क्रस्ट है तो ये सबडक्ट होगी, ठीक है, ओशन क्रस्ट है। तो ये बात याद रखिएगा, जब ओशियन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्ज होते हैं कौन सी सबडक्ट होती है, ओशियन क्रस्ट होती है। क्यों, वो हैवी होती है। और बोल दे दो ओशियन कन्वर्ज हो रहे तो क्या होगा, जो लेंथियर है वो सबडक्ट हो जाएगी। ये समझने की सिंपल बात है। दो ओशियन, एक की लेंथ छोटी एक की बहुत बड़ी लेंथ है, तो ये दोनों ही डेंस है, पर जो जिसकी लेंथ बड़ी है उसका मतलब उसका वो और ज़्यादा डेंस होगी, और तो वो उसका जो सबडक्शन होगा जिसकी लेंथ बड़ी होगी। तो वो पूछ लेगा कि दो ओशियन क्रस्ट कन्वर्ज हो रही है तो क्या होगा, वो पूछ लेगा ओशियन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्ज हो रही है तो कौन सी प्लेट है वो कन्वर्ज होगी। तो ये बात याद आपको
पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। भी क्या हुआ, देखिए ये अपवेलिंग हो रही है, यहाँ से लावा आ रहा है, तो अब ये यहाँ पे आएगा, कुछ ना कुछ मॉल्टन मटेरियल आएगा, तो हो क्या रहा है, जो स्पेस बनेगा वहाँ पे एक्युमुलेशन होगा, डिपोजिशन होगा, तो एक तरह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, मतलब कुछ न्यू क्रस्ट, न्यू फॉर्मेशन हो रही है, और देयर इज कंटिन्यूसली फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में। और इसमें एक प्लेट बाउंड्री इधर जाती है, एक इधर जाती है। अब मान लें यही चीज़ ओशियन पे हो जाए तो क्या, सॉरी ये तो हमने ओशियन फ्लोर की बात की, कॉन्टिनेंट पे हो जाए क्या होगा, एक कॉन्टिनेंट ये था, एक ये था, अब फेलिंग हुई तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस आ जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो जो ये बनेगा ना, नैरो चैनल बनेगा, नैरो, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। और ये थोड़ा और वाइड हो गया तो उसको बोला जाता है, एक तरह का ओशन बनेगा, और उस ओशन को नेम दिया गया नेसेंट सी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। रिफ्ट वैली क्या, अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखोगे तो वो ये नैरो चैनल है, और वो धीरे 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 नेसेंट सी की फॉर्म में बनने जा रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट हो रही है। ठीक है, एक कंसेप्ट देखिए, अटलांटिक ओशन की स्प्रेडिंग रेट बता रहा हूँ 1 सेंटीमीटर पर ईयर है, पैसिफिक ओशन के 6 सेंटीमीटर पर ईयर है, इंडियन ओशन की 1.5 सेंटीमीटर है, ये स्प्रेडिंग रेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्प्रेड अटलांटिक ओशन हो रहा है, और होना क्या चाहिए, पैसिफिक ओशन होना चाहिए। क्यों, ये सबसे मेन रीजन है, पैसिफिक ओशन है ना, इसमें ट्रेंचेज है ना वो एक्टिव है, तो यहाँ से इस निकला कुछ लावा निकला, सॉरी, और ये इन ट्रेंच में एक्युमुलेट, ये ट्रेंच में एक्युमुलेट, तो ये एक साइकिल बन गई, तो इसका स्प्रेडिंग रेट कम हुआ। जबकि अटलांटिक ओशियन में जो ट्रेंचेज है ना वो एक्टिव नहीं है, निकला उसको फोर्स करेगा ओशन क्रस्ट को, फिर कॉन्टिनेंट को, इधर आया ओशन क्रस्ट को, कॉन्टिनेंट को, तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, स्प्रेड। क्यों, इसकी ट्रेंचेज एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है। अब रीजन वो बोलते हैं ना, सॉरी, ट्रेंचेज क्यों एक्टिव नहीं है, ये दिमाग में आएगा भैया, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी फॉर्मेशन उसी तरह हुई है, तो उसके बेस के ऊपर हम ये चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ऐसी इसको बोला था कंजर्वेटिव बाउंड्री, इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ स्लिप कर जाएगी, ना तो कोई क्रस्ट बनेगी ना कोई डिस्ट्रॉय होगी, और ये जनरली परपेंडिकुलर टू मिड ओशियनिक रिज होती है, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ये प्लेट्यूज के बारे की जो भी बाउंड्री मूवमेंट थी ना, उनके बारे में सब कुछ इतना ही है, और हमें डीप में नहीं पढ़ना, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है, हमारी जनरल स्टडीज के लिए इनफ है ये। और 7 मेजर प्लेट हैं वर्ल्ड में, और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो मेजर प्लेट कौन सी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड पैसिफिक प्लेट। ये आपको पूछ लिया जाएगा, आप सब बता देंगे मुझे लगता है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि नाजका प्लेट कहाँ पे है, देखिए ये लोकेशन देखिए, कोको प्लेट कहाँ है, नाजका प्लेट साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, कोको प्लेट साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और कुछ पैसिफिक ओशन के बीच में आ रहा है। और बोल देगा कि फिलिपाइन प्लेटू का है, यूरेशिया एंड पैसिफिक ओशन। तो ये इमेज आपके ब्रेन में प्रिंट आउट हो जानी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, ये लोकेशन है, कोको का है, नाजका का है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्लेटू के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ था जितना मुझे पढ़ाना चाहिए था, जितनी नीड थी, और भी स्पेशली जनरल स्टडीज़ के लिए। तो आप इन्हीं को रिवाइज कीजिएगा, इन्हीं को समझिएगा। क्वेश्चन पुट अप करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर कंसेप्ट यही रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू।